Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS365 एंड आज का हमारा सेशन रहने वाला है हिस्ट्री से रिलेटेड। एंड आज का हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता, यानी कि हम आज बात करेंगे वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में और कंपेयर भी करेंगे कि यह सिविलाइजेशन हड़प्पा सभ्यता से कैसे अलग थी, यानी कि वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में क्या डिफरेंस था। वैदिक सभ्यता को हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक सभ्यता यानी कि उत्तर वैदिक सभ्यता दूसरा, और फर्स्ट ऋग्वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे आज के अपने टॉपिक कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं आज के टॉपिक में, एंड फिर चलेंगे हम फर्दर क्लास की तरफ टॉपिक वाइज। ठीक है, उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम एक चीज यहाँ डिस्कस कर लें कि अभी तक हमने क्या कवर कर लिया है। पिछले 3 क्लास में हमने क्या कर दिया, ये क्लास 4 है, क्लास 4 है। तो अभी तक हमने कवर किया है पाषाण काल। पाषाण काल हमने कवर किया है बहुत डिटेल में। ठीक है, फिर हमने बात की थी धातु से संबंधित। ठीक है, जहां हमने मानव विकास के साथ भी देखा था, मानव विकास। फिर एक हमने कवर किया था स्रोत। स्रोत के बारे में हमने एक चीज कवर की थी कि स्रोत कैसे कैसे, जहां हमने बात की थी पुरातत्व को लेकर, जहां हमने बात की थी वेदों को लेकर। ठीक है, हमने बहुत सारे अलग अलग तरीके के स्रोत के रूप में हमने चीजें पढ़ी थी। ठीक है साहब, तो ये हमारे ओवरऑल खत्म कवर हो चुका है। और एक मेजर टॉपिक हमने लास्ट क्लास में कवर किया है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वैदिक सभ्यता, जो हम आज कवर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा चलेगा नेक्स्ट टॉपिक, जो लगभग रहेगा महाजनपद काल का होता है और उसकी जो सिचुएशन है वो। राइट, सो ये हमारा ओवरऑल हम कवर कर चुके हैं अभी तक लास्ट क्लासेस में। मेजर टॉपिक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते भी हैं। राइट, एग्जाम में आते भी हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम बात कर रहे हैं आज के टॉपिक को लेकर, तो हम बात करेंगे पहले वैदिक संस्कृति को जानेंगे। ठीक है, फिर ऋग्वैदिक काल, वेद, ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार क्या है, क्या भौगोलिक विस्तार है, कौन कौन से क्षेत्र में वैदिक सभ्यता पाई जाती है। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था देखेंगे, फिर वैदिक संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक संस्कृति का यहाँ पे हम अध्ययन करने वाले हैं। और फिर बात करेंगे हम ऋग्वैदिक समाज का राजनीतिक संगठन किस प्रकार का था, और अंत में करेंगे हम वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का डिफरेंस। ठीक है साहब, तो बढ़ते हैं फर्स्ट की तरफ कि वैदिक संस्कृति का कालखंड क्या था, वैदिक संस्कृति क्या थी, इस चीज को जानेंगे। सबसे पहले हम इसी को जानते हैं कि वैदिक संस्कृति क्या थी और वैदिक संस्कृति का कालखंड क्या है। तो जब हम बात कर रहे हैं वैदिक समाज का, तो कालखंड क्या है, 1500 से 1000 ईस्वी में हमें देखने को मिलता है। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं वैदिक संस्कृति का कालखंड, ध्यान से सुनना पॉइंट, वैदिक संस्कृति का कालखंड तो कितना रहेगा, कितना रहेगा, 1500 से 600 ईसा पूर्व। इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है ऋग्वैदिक, जहां पर हम देखते हैं 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से कहां तक रहेगा, 1000 ईसा पूर्व तक रहेगा साहब। वहीं उत्तर ऋग्वैदिक काल रहेगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। पॉइंट नोट हुआ, समझ में आ गया। अगर मेरा क्वेश्चन ये है ऋग्वैदिक काल की कालखंड अवधि क्या है, तो क्या रहेगा, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर ऋग्वैदिक काल की पूछेगा तो क्या रहेगा, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। बट अगर मुझसे पूछे वैदिक संस्कृति का कालखंड क्या है,
तो वैदिक संस्कृति का कालखंड कितना था? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट अपना ऋग्वैदिक सभ्यता यानी ऋग्वैदिक काल के बारे में हम जानेंगे। क्लियर पॉइंट, आते हैं ऋग्वैदिक काल। तो पहला पॉइंट क्या है कि ऋग्वैदिक व्यवस्था जो थी, वैदिक व्यवस्था जो थी वह ग्रामीण सभ्यता थी। समाज का आधार परिवार था तथा परिवार कैसा था? पितृसत्तात्मक था। आर्यों का मूल व्यवसाय कृषि व पशुपालन था। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए हमारे, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में दिखते हैं कि वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, या फिर मिक्स्ड थी। तो कैसा पॉइंट रहेगा हमारा? ग्रामीण सभ्यता थी। इसी तरीके से समाज का आधार क्या था? परिवार समाज का आधार था। और परिवार कैसा था? पितृसत्तात्मक था। यानी कि जिस प्रकार से भारतीय समाज में आज हमें देखने को मिलता है कि भारत का समाज पितृसत्तात्मक समाज है, जहां पर परिवार का मुखिया पिता होता है, ना कि माता। ठीक है, तो उसे बोला जाता है पितृसत्तात्मक समाज था। आर्यों का मूल व्यवसाय क्या था? कृषि था और पशुपालन भी था। ठीक है, यानी कि जब हम बात कर रहे हैं आर्यों को लेकर, तो आर्यों का समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था और व्यवसाय के रूप में वह कृषि और पशुपालन दोनों का ही प्रयोग करते थे। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। जब हम बात करें ऋग्वैदिक काल की, तो यहाँ पे ऐसा तो होगा नहीं बिना वेद के काम बन जाएगा, क्योंकि वेद क्या है? वेद एक इम्पोर्टेंट सोर्स है जहाँ पर हमें ऋग्वैदिक काल का समाज, व्यवसाय, प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक संगठन, राजनीतिक समाज, सबके बारे में जानकारी के लिए एक स्रोत के रूप में हम वेदों को लेते हैं। तो वेद का अर्थ क्या है? वेद विद धातु से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान। और ध्यान रखना, लास्ट टाइम यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, वेद का क्या अर्थ है? तो वेद का क्या अर्थ है? ज्ञान होता है। वेदों को संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदों को संहिता भी कहते हैं। यानी कि ऑप्शन में अगर संहिता भी होगा तो वह भी करेक्ट होगा, क्योंकि वेद व्यास द्वारा इसे संकलित किया गया है। वेदों को श्रुति भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं श्रुति? क्योंकि संकलित किए जाने से पहले गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा सुनाए जाते थे और कंठस्थ कराए जाते थे। चारों वेदों के नाम लिखे हुए हैं। यानी हम जब बात कर रहे हैं वेदों को लेकर, तो वेदों को पहले संहिता भी कहते हैं, वेदों को श्रुति भी कहते हैं। श्रुति क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले जब इनका संकलन नहीं हुआ, संकलन से मतलब कि जब इनको नोट नहीं किया गया था, इनको एक पुस्तक के रूप में, एक स्रोत के रूप में नहीं रखा गया, तब क्या परंपरा थी? गुरु शिष्यों को सुनाते थे, सिखाते थे और उनको कंठस्थ करा देते थे ताकि वह आगे चलकर इस परंपरा को आगे बढ़ा सके। ठीक है, ये था क्लियर पॉइंट। तो इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा गया था। अगर हम बात करें चारों वेदों को लेकर, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद के रूप में है। ठीक है, अगर हम सामवेद की बात करें तो सामवेद में हमने पढ़ा था कि वहां पर गीतों का संग्रह है। राइट, हमने अथर्ववेद की बात की थी। अथर्ववेद हमने वहां बताया था कि जादू, तंत्र, टोना, अंधविश्वास, इस सब चीजों को अथर्ववेद में हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से हमने यजुर्वेद की बात भी की थी। तो हमने ओवरऑल चारों वेदों के बारे में, इनके उपवेद, इनके ऋषि, ब्राह्मण, ठीक है, इन सब के बारे में अपनी सेकंड ही क्लास में बहुत डिटेल से चर्चा की थी। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट कि क्लास नंबर 2 आप जाकर विजिट करेंगे तो वहाँ पे बहुत ही डिटेल में चारों वेद, उपवेद, ब्राह्मण, ठीक है, बहुत सारी डिटेल्स के साथ वहाँ पर चीज़ें मेंशन है। एक पॉइंट और है कि जब हम बात कर रहे हैं वेदों को लेकर, तो जो वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, कौन कौन से वेद? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों को बोला जाता है वेद त्रयी। क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है वेद त्रयी। ये आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये फैक्ट है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है वेद त्रयी। ठीक है, क्लियर पॉइंट। वेदों को हम बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। मैं एक बार क्विक रिवीजन आपके लिए कर दूंगा, सिर्फ समझाऊंगा। ये नहीं है कि मैं आपको पूरी डिटेल नोट कर दूं या फिर लिखता रहूं। हमने बात की थी ऋग्वेद को लेकर, की थी बात ऋग्वेद को लेकर। हमने बात की थी ऋग्वेद को लेकर, ठीक है। तो हमने जब ऋग्वेद पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि ऋग्वेद की संरचना सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी। कब हुई? कहाँ पे हुई है?
सप्त सैंदव क्षेत्र में हुई थी। और किन्होंने इनका संकलन किया, तो मैंने बताया था महर्षि कृष्ण दिव्यव्यापन वेद व्यास। ठीक है। दूसरा, आप इतना बड़ा नाम याद नहीं रख पाए तो कोई नहीं, एक शॉर्ट नाम है, उनको वेद व्यास जी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? महर्षि वेद व्यास। क्या बोला जाता है? महर्षि वेद व्यास बोला जाता है। ठीक है। इसमें 10,462 मंत्र हैं, 1,028 सूक्त हैं। ठीक है साहब, इतनी डिटेल हमने पहले ही लास्ट सेशन में भी ये ली थी और मैं एक बार दोबारा से आपको क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक। वन मोर इम्पोर्टेंट फैक्ट एक है कि इसमें 10 मंडल हैं। आप सभी को पता है कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। जो मंडल है जैसे 1, 8, 9, 10 नंबर याद रखेंगे, 1, 8, 9, 10। इन मंडलों को बाद में ऐड ऑन किया गया था। ठीक है साहब, इन मंडलों को बाद में ऐड ऑन किया गया था। अगर मैं बात करूं ऋग्वेद के ब्राह्मण की, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन थे? ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं कौशितकी एवं ऐत्रेय। क्या थे? कौशितकी एवं ऐत्रेय। अगर मैं बात करूं इसी तरीके से ऋग्वेद के, इसी तरीके से मैं बात करूं ऋग्वेद के उपवेद क्या था, तो ऋग्वेद का उपवेद था आयुर्वेद। जब हमने आयुर्वेद पढ़ा था तो हमने बताया था कि आयुर्वेद किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। राइट। तो ये सब चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार आपको फिर से मैंने बता दिया, क्विक रिवीजन, ताकि आपको हो जाए क्लियर पॉइंट। क्लियर। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और जान लीजिए कि ऋग्वेद में इंद्र का प्रयोग बहुत किया गया है। इंद्र का प्रयोग किया गया है बहुत बार, 250 बार लगभग। कितनी बार? लगभग 250 बार। ये आप याद रख सकते हैं, फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये लगातार आता है। दूसरी है, सबसे अधिक बार प्रयोग किया गया इसलिए लिखा दिया गया है, आपके सामने है। ठीक है। इंद्र को दुर्ग तोड़ने वाला की उपाधि दी रखी थी, यानी कि इंद्र को कहा गया था ये दुर्ग तोड़ने वाले हैं। ठीक है। क्लियर पॉइंट। तो ये था हमारा ऋग्वेद के बारे में। इसी तरीके से अगर मैं सामवेद की बात करूं, सामवेद को मैं समझना चाहूं, ठीक है, तो सामवेद का अर्थ है गान से। सामवेद में सातों राग जो हमारे स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नि सा, इन सब की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? सामवेद में मिलती है। इसीलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ठीक है। क्लियर पॉइंट। अगर मैं बात करूं सामवेद के ब्राह्मण की, तो सामवेद के ब्राह्मण थे पंचविश एवं जैनीय। ठीक है, पंचविश एवं जैमिनीय। ठीक है। तो ये थे सामवेद के ब्राह्मण। अगर हम उपवेद की अगर मैं बात करूं, सामवेद का उपवेद क्या है? मुझे बताइए, सामवेद का उपवेद क्या है? सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक नेक्स्ट पॉइंट पर आइए कि सामवेद जो है उसके पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है उद्गाता। क्या होता है? उद्गाता। तो ऐसी बहुत सारी डिटेल हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। ठीक है साहब, क्लियर। इस तरीके से अथर्ववेद को भी हमने किया था। इसी तरीके से हमने चारों वेद, उपवेद, ब्राह्मण, उपवेद किससे रिलेटेड है, सब कुछ हम डिटेल कर चुके हैं। अगर मैं दोबारा से करने जाऊंगा तो टाइम जाएगा और टाइम खराब ही होगा, क्योंकि हम एक बार ये चीज़ें कर चुके हैं। ठीक है साहब। अब हम बात करेंगे कि ऋग्वेद का भौगोलिक विस्तार क्या है। ऋग्वेद का भौगोलिक विस्तार क्या है? तो जब हम बात कर रहे थे, प्राचीन आर्य लोग सप्त सिंधु नाम के क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ था 7 नदियों वाला क्षेत्र। क्या था? जिसका अर्थ था 7 नदियों वाला क्षेत्र। 7 नदी कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती। सिंधु, झेलम, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती। 4 नदी आपको दिख गई। 4 नदी आपको दिखी। अगर मैं बात करूं तो इतिहास में इनको अलग अलग नामों से जाना गया है। इतिहास में इनको अलग अलग नामों से जाना गया है। अगर हम बात करें झेलम, तो झेलम को बोला जाता था वितस्ता। क्या बोला जाता है? वितस्ता। झेलम को बोला जाता था वितस्ता। सिंधु को सिंधु ही बोला जाता था। सिंधु में कोई चेंज नहीं है, दिखेगा आपको। इसी तरीके से चेनाब को क्या बोला जाता था भाई? कोई क्लास में जुड़ा हुआ है जिसे पता हो कि चेनाब को क्या बोला जाता था? चेनाब को क्या बोला जाता था? चेनाब को बोला जाता था अशिकनी।
क्या बोला जाता था? अशिकनी। ठीक है। रावी को क्या बोला जाता था? रावी को बोला था परुषणी। लिख देता हूं यहां पे। व्यास को विपाशा। कोई भी इसे विपाशा वसु नहीं समझेगा। ये विपाशा नदी का नाम है, कोई भी इसे विपाशा नहीं समझेगा, यह नदी का नाम है। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सतलुज की, तो सतलुज को सतलुज बोला था, सतलुज सतलुज। बस थोड़ा लिखने का तरीका बदल गया है, बस ऐसे लिखा जाता था। और इसको घग्गर नदी बोला जाता था। क्या? घग्गर नदी। तो जब आप इतिहास के स्रोत पढ़ेंगे तो आपको इस तरीके के नाम देखने को मिलेंगे, ना कि झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सरस्वती, इस तरह के नाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपको क्या मिलेगा? सिंधु मिलेगा, वितस्ता, अस्कनी, परुषणी, जहाँ पे 10 राज युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? 10 राज युद्ध हुआ था, 10 राजाओं के मध्य। ठीक है, इस नदी के किनारे ही हुआ था। तो ऐसी चीज़ें आपको इतिहास में मिलेंगी, तो इस नाम से आपको दिखेंगी। ऐसा नहीं कि आप इस नाम से देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको उस नाम से नहीं मिलेंगी। सॉरी। ठीक है, अब हम बात करेंगे राजनीतिक संगठन को लेकर। जब हम बात करें राजनीतिक संगठन को लेकर, तो हमारे पास तीन राज्य व्यवस्था के रूप में तीन चीजें हमें देखने को मिलती हैं। नंबर 1 सभा, दूसरा समिति, और नंबर 3 विदित। ठीक है, सभा, समिति और विदित। तो सभा और समिति और विदित को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, तीन संस्थान हैं जिसमें सभा में क्या हो रहा है? सभा में इस विशेष व्यक्तियों को बुलाया जाता था। किसको? विशेष व्यक्तियों को। अभी एग्जाम्पल को समझाऊंगा, इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा अच्छे तरीके से बताऊंगा। और यहाँ पे सामान्य व्यक्ति, और यहाँ पे विदित में, जैसे कि अगर हम बताएं, बहुत स्पेशल तो नहीं बोलेंगे उन्हें, विशेषज्ञ। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि अभी मैं समझाऊं कि यहाँ पे हमारे कोई स्कॉलर हो गया। फॉर एग्जाम्पल समझना किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं आज की परिस्थितियों के अनुसार। कोई स्कॉलर है किसी सब्जेक्ट को लेकर, तो वो विदित होगा, उनकी सभा लगेगी विदित में। वो कहाँ बैठेंगे? वो बैठेंगे विदित में। सामान्य व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, नॉर्मल पर्सन, वो बैठेंगे, उनकी बनेगी समिति। लेकिन जैसे लॉर्ड्स होते थे, लॉर्ड्स विशेष कैटेगरी वाले लोग, उनके लिए होती थी सभा। ठीक है, क्लियर पॉइंट? समझ में आगे दोबारा दोबारा सुन लीजिए कि जो विशेष व्यक्ति होते थे उनके लिए होती थी सभा, और सामान्य व्यक्तियों के लिए होती थी क्या? समिति। ठीक है, अगर मैं बात करूं सभा को लेकर, ऋग्वेद में 8 बार प्रयोग किया गया है वर्ड को। इसी तरीके से समिति को 9 बार प्रयोग किया गया है, और विदत का प्रयोग 122 बार किया गया है। ठीक है, तो सभा का प्रयोग हुआ है 8 बार, यहाँ 9 बार प्रयोग हुआ है ये, और ये हुआ है 122 बार। और हम किसकी बात कर रहे हैं? ऋग्वेद के अनुसार। कहाँ पे? ऋग्वेद में। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट? कहाँ प्रयोग हो रहा है? कहाँ की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ऋग्वेद की। ठीक है, क्लियर पॉइंट? तो समझ में आती होगा डिफरेंस कि सभा होती थी विशेष व्यक्ति, जैसे लाइक लॉर्ड्स हो गए, जो लॉर्ड्स हुआ करते थे तो उनको विशेष दर्जा प्राप्त होता था, तो वैसे व्यक्तियों की होती सभा। वो व्यक्ति कहाँ बैठेंगे? वो व्यक्ति बैठेंगे सभा में। सामान्य व्यक्ति जो बैठेंगे वो बैठेंगे समिति में, और विदित में बैठेंगे स्कॉलर लोग, विद्वान लोग। ठीक है, यानी कि विद्वान लोग यहाँ पे बैठने वाले हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है साहब, अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अच्छा भाई, नेक्स्ट हम देखेंगे कि वैदिक काल और उत्तर ऋग्वैदिक काल में क्या अंतर हमें देखने को मिला। यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ तो एक नई सभ्यता का गठन हुआ, जो थी वैदिक सभ्यता। यहाँ पर नई नई चीजें उत्पन्न हुई, जन का उदय हुआ। ठीक है, कबीले बने,
फिर कबीरों से सरदार बने, लोग चुनकर भेजते थे उन्हें, लोग अपनी स्वेच्छा से कर देते थे। ठीक है, यहाँ पर कोई सेना नहीं रखते थे वो लोग मिलकर लड़ते थे और वापस में अपने काम करने लग जाते थे, उस तरीके का माहौल था। ठीक, तो यहाँ पर कोई प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि आप हमारे राजा हैं, मतलब अपने लोगों को अपने बीच से एक किसी लोग को चुनकर वो मुखिया बना देते थे कबीले का। ठीक, समय के साथ साथ वह पद राजा बनता चला गया और समय के साथ साथ उत्तर वैदिक काल आते समय वह पद वंशानुगत हो गया, यानी कि अब राजा का बेटा राजा रहेगा। यानी कि हम समझें तो इनिशियल काल में, यानी कि ऋग्वैदिक काल में हमने देखा कि एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। गणतंत्र यानी कि लोग अपने मुखिया को चुनते थे और उसको राजा बनाते थे और अपनी स्वेच्छा से कर देते थे। बट उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे कि यह पद वंशानुगत हो गया और जो कर वो देते थे व्यक्ति, वो उन पर क्या हो गया, मैंडेटरी हो गया। अब वह कर उनको देना ही पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमने देखी उत्तर ऋग्वैदिक काल में बदल गई और ऋग्वैदिक काल में वह चीजों की क्या हुई, स्थापना हुई। तो हम अभी देखेंगे, समझ लेते हैं डिफरेंस में क्या है। तो ऋग्वैदिक काल के लोग लोहे से अनभिज्ञ थे। क्या थे? लोहे से अनभिज्ञ थे, यानी कि लोहे की जानकारी उन्हें नहीं थी। यानी कि लोहे की जानकारी उन्हें नहीं थी। ठीक है, उत्तर ऋग्वैदिक काल तक मानव लोहे से परिचित हो चुका था, तो ये लोहे से परिचित थे। इसी तरीके से यह रचनात्मक काल था। रचनात्मक काल मीनिंग कि यहाँ पर नई नई चीजों का उदय हुआ, नए नए कॉन्सेप्ट्स आए। जैसे कि हमने बात की राजा को लेकर, मुखिया, जनपद, है ना। तो जनपद यहाँ आया था या जन आया था, ठीक है, तो जनपद यहाँ बन गया था बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नई नई चीजें उत्पत्ति हुई हैं, नई नई चीजें बनी हैं, इसलिए इस काल को बोला जाता है रचनात्मक काल। बट यहाँ पे उन चीजों में परिवर्तन हुआ है। जो राजा का पद एक गणतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुरूप होता था, वह यहाँ पर क्या बन गया, वंशानुगत। जो व्यवस्था यहाँ पे क्या थी, स्वेच्छाकारी थी कि मैं अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या बन गया, वो मैंडेटरी हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसका क्या उत्पत्ति हुई थी, ये क्षेत्र कहाँ पर लोग रहने वाले थे, सप्त सैंधव क्षेत्र में, यानी कि 7 नदियों के क्षेत्र में यह व्यवस्था उत्पत्ति हुई थी। यानी कि अगर हम बात करें ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल हमने देखा कि वह सप्त सैंधव क्षेत्र में उत्पन्न हुआ एक संस्कृति थी। उसी तरफ हम बात करें उत्तर ऋग्वैदिक काल में, तो यह कहाँ था, यह गंगा यमुना दोआब में था। अगर हम बर्तनों की बात करें तो ऋग्वैदिक काल के लोग काले व लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, चित्रित हो गए। यानी कि जो बर्तन पहले बहुत सिंपल दिखते थे, अब वह चमकदार और उन पर चित्र हमें बने हुए देखने को मिलते हैं, यानी कि अब वो चित्रित हो चुके हैं। यहाँ पर वंश की संकल्पना थी, यहाँ पर गोत्र की संकल्पना आ गई। यानी कि यहाँ पर शादी विवाह समझे पहले वंश को देखा जाता है, उस वंश के लोग हैं, लेकिन अब क्या देखा जा रहा है, अब देखा जाता है गोत्र। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर शासक को लेकर तो यहाँ राजन हुआ करता था, शासक जन जिसे बोलते हैं, लेकिन उत्तर ऋग्वैदिक काल आते हुए यह क्या बन गया, शासक राजा बन गया और यह जनपद का कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकल के आ गया। पद वंशानुगत नहीं था, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं हुआ करता था, लोग चुनकर अपना मुखिया चुनते थे। बट उत्तर ऋग्वैदिक काल आते हुए पद वंशानुगत हो गया था। अगर हम व्यवसाय को लेकर समझे तो व्यवसाय क्या था, पशुपालन था, लेकिन यहाँ पर व्यवसाय क्या था, कृषि था। यहाँ पर भी कृषि था, लेकिन मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ठीक है, तो आप ध्यान सुन लीजिए, ऋग्वैदिक काल का मुख्य विषय पशुपालन था। यहाँ पर भी कृषि होती थी, बट मुख्य व्यवसाय कृषि नहीं, पशुपालन था। लेकिन उत्तर ऋग्वैदिक काल में मुख्य विषय क्या था, कृषि ही था। ठीक है, कर व्यवस्था स्वेच्छा से देना था, लेकिन यहाँ पे क्या था, नियमित कर व्यवस्था थी। उपनयन संस्कार, सभा, समिति, इन सब में महिलाओं का प्रवेश क्या था, स्वीकृत था। यानी महिलाएं समिति, सभा, इन सब में क्या कर सकती थी, पार्टिसिपेट कर सकती थी। ठीक है, बट जब हम बात कर रहे हैं उत्तर ऋग्वैदिक काल में, उपनयन संस्कार, सभा और समिति में प्रवेश वर्जित था। यानी 3 संस्थाएं हमने बात की थी, 3 संस्थाओं की हमने बात की थी, सभा, समिति और विदत, 3 चीजें हमने बात की थी। तो विदत तो उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गया,
समिति और सभा में महिलाएं वर्जित हो गई थी। तो हम समझ पाते हैं यहाँ से महिलाओं का डाउनफॉल एक स्टार्ट होना हमें देखने को मिल रहा है प्रॉपरली। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट हम जब बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा है कि ऋग्वैदिक राजनीतिक व्यवस्था में उसका राजनीतिक संगठन क्या था। ऋग्वैदिक में राजनीतिक संगठन क्या था? तो सबसे छोटा जो इकाई था वह था कुल, उससे बड़ा था ग्राम, वंश और जन। तो यहां लिखूंगा मैं, 1 मिनट, कुल, ग्राम, वंश या विश, और यहां था जन। तो ये थी हमारी इकाइयों को लेकर कॉन्सेप्ट, कुल या परिवार। ठीक है, यहां तक अपन क्लियर है। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है पहला सबसे छोटी इकाई कौन थी? कुल थी। परिवार यह एक समूह के सदस्य ही हुआ करते थे, यानी कि ये एक परिवार के लोग ही हुआ करते थे, तभी तो कुल बनेगा। ग्राम क्या था? अनेक। ये क्या था? एक परिवार के लोग, अनेक परिवार मिलकर एक ग्राम बनाते थे, अनेक ग्राम मिलकर एक विश्व बनाते थे, और अनेक विश्व मिलाकर एक जन के रूप में, ठीक है, बनते थे। राइट, क्लियर पॉइंट? क्लियर, ठीक। तो जब हम बात कर रहे हैं, इनके प्रमुख को देख लेते हैं। इनका प्रमुख कौन हुआ करता था? तो कुल का प्रमुख होता था कुलूप। क्या होता था? कुलूप। तो भाई मेरे कुल का प्रमुख होता था कुलूप। कुलूप। और इसी तरीके से इसका होता था ग्रामीणी, इसका होता था विस्पति, और इसका होता था राजा चन, राजन, राजा। ठीक है, क्लियर पॉइंट? तो भाई इसका होता था राजन, राजा लिख देता हूं, राजा। तो ठीक है, ये थी हमारी राजनीतिक संगठन को हम समझ सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि ऋग्वैदिक काल में, यानी ऋग्वैदिक व्यवस्था में या वैदिक सभ्यता के दौरान सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? सबसे छोटी राजनीतिक संगठन इकाई कौन सी थी? तो सबसे छोटी राजनीतिक संगठन इकाई थी हमारी कुल। ठीक है, सबसे बड़ी की अगर बात करें तो, सबसे बड़ी की अगर हम बात करें तो कौन सी थी? सबसे बड़ी थी हमारी जन। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं सबसे छोटी इकाई। ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, और ये थी सबसे बड़ी इकाई। कैसी थी? सबसे बड़ी इकाई। ठीक है साहब, यहां तक क्लियर सिस्टम? ओके, अब हम चलेंगे आगे वैदिक संस्कृति को लेकर। ठीक है, यानी कि अब हम डिफरेंस समझेंगे वैदिक संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति के में क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो जब हम बात करें वैदिक संस्कृति, तो वैदिक संस्कृति हमें देखने को मिलती है वैदिक संस्कृति हमें देखने को मिलती है। वैदिक संस्कृति है ग्रामीण संस्कृति है। भवन कैसे होते थे? घास व बांस के भवन होते थे। हड़प्पा सभ्यता आप पढ़ चुके हैं, तो आप थोड़ा रिकॉल भी कीजिए। आगे स्लाइड से मैच तो मैं करा ही दूंगा, ठीक है, आगे स्लाइड से मैच करा दूंगा, बट आप तब तक रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। घोड़ा एक विशिष्ट पालतू पशु था, जबकि हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा पालतू नहीं था। देवताओं की प्रमुखता थी। राजतंत्र स्थिति मजबूत। युद्ध एवं विद्रोह के प्रचुर साक्ष्य थे। वेदों में बाघ एवं हाथी का उल्लेख नहीं मिलता है। पितृसत्तात्मक समाज था। संयुक्त परिवार था। कृषि पशुपालन, योग कर्म कांड का प्रचलन था। पवित्र पशु गाय थी। जन्म आधारित व्यवस्था थी और पशुओं का मांस प्रिय था। यानी कि हम एक चीज समझ पाई कि वैदिक सभ्यता के लोग वैदिक सभ्यता के लोग मांसाहारी भी थे साहब।
अगर सिंपल क्वेश्चन आ जाए तो ये बात याद रखना कि मांसाहारी भी थे। ठीक है। समाज पितृसत्तात्मक था। ये आपको पता चल चुकी है। ठीक है। और सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई हैं वैदिक सभ्यता की। तो आप मेरे को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि आपको ये सारे पॉइंट एज इट इज़ याद हों, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि वैदिक संस्कृति के समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था या मातृसत्तात्मक था। बताइए कि वैदिक संस्कृति कैसी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी या फिर नगरीय सभ्यता थी। इसी तरीके से हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता को लेकर। हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, नगरीय सभ्यता थी। थोड़ा बड़ा कर दे, थोड़ा जूम कर देता हूँ इसे ताकि आपको चीजें साफ देखें। चलो, राइट। पक्की ईंटों का प्रयोग, वहाँ घास फूस का हो रहा था। घोड़ों के प्रयोग से अपरिचित, वहां पर घोड़े मुख्य पशु थे। देवियों की प्रधानता वहां देवताओं की थी। गणतंत्रात्मक स्थिति मजबूत, वहां पे राजतंत्र स्थिति मजबूत थी। युद्ध के न्यूनतम साक्ष्य, वहां युद्ध के साक्ष्य ही साक्ष्य थे। ठीक है। 10 राज का युद्ध, एक महान युद्ध हमने देखा 10 राजाओं के मध्य। मोहरों पर हाथी व बाघ का अंकन, वहां पर हाथी और बाघ के साक्ष्य नहीं मिले हैं। मात्र सत्तात्मक समाज, वहां पितृसत्तात्मक था। संयुक्त प्रथा से अपरिचित, यानी कि संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट, संयुक्त परिवार का कॉन्सेप्ट कहां से आया है, वैदिक सभ्यता से निकल के आया है। यानी कि आप ये पॉइंट बना सकते हैं कि वैदिक सभ्यता में ही पहली बार हमें संयुक्त परिवार के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में संयुक्त परिवार के साक्ष्य देखने को नहीं मिलते। ठीक है। उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, वहां पर कृषि और पशुपालन था। मूर्ति पूजा का प्रचलन, पवित्र पशु बैल था। वहां पर क्या है, ऋग्वैदिक सभ्यता में पवित्र पशु कैसा है, गाय है। वर्ण व्यवस्था का अभाव, वर्ण व्यवस्था प्रचलन थी। मछली का मांस प्रिय, मात्र देवी और शिव का पूजा, यानी कि ये लोग भी मांस खाते थे। ठीक है। मांस भी किसका, मछली का। आप ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है साहब, क्लियर है पॉइंट, क्लियर है, क्लियर। ठीक। अब देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने स्लाइड में मेंशन नहीं की है। लाइक जैसे कि अगर हम बात करें, अगर मैं आपको थोड़ी सी समझाना चाहूँ, जैसे कि हम अगर समझाएं आपको, तो एक सेकंड मेरे को बताना है संस्कार के बारे में। संस्कार के बारे में मेरे को आपको बताना है। तो हमारे इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो 16 संस्कारों की बात की गई है, चाहे वो गर्भाधान हो, जातकर्म हो, नामकरण एक संस्कार है, उपनयन अभी पढ़ा था हमने, उपनयन एक संस्कार है। ठीक है। उपनयन में क्या होता है कि जनेऊ धारण करके ब्रह्मचर्य आश्रम में बच्चा जाता है, उसे बोलते हैं उपनयन संस्कार। ठीक है। इस तरीके से विद्यारंभ संस्कार, कर्ण छेदन, यानी कि आज भी हमें देखने को मिलता है जो कान छेदने की परंपरा है, वो भी एक संस्कार है। ठीक है। विवाह भी एक संस्कार है। वानप्रस्थ, यानी कि 50 वर्ष पूरे होने पर घर की ओर, यानी वन की ओर चला, यानी कि अब आप गृहस्थ आश्रम को त्याग दीजिए और वनों की तरफ जाइए और क्या कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और कुछ नहीं। ठीक है। इसी तरीके से अंत्येष्टि, दाह संस्कार जिसे बोलते। तो इसी तरीके से हमारे धर्म में, हमारे इतिहास में 16 संस्कारों की बात की गई है। ठीक है। क्लियर है पॉइंट। तो ये मेरे को बताना था। सांख्य दर्शन हम पढ़ चुके हैं, 6 दर्शन होते हैं, सांख्य, योग्य, ठीक है, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तरी मीमांसा पढ़ चुके हैं। इन सब के जो ब्राह्मण थे वो भी आपको बताए गए हैं, कपिल मुनि, पतंजलि, है ना। इन सबको मैंने आपको डिटेल में बताया है सेकंड क्लास में। जिन बच्चों ने सेकंड क्लास नहीं की है उनके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है वो करनी, क्योंकि सेकंड क्लास इस क्लास से बहुत ज़्यादा एसोसिएट है। क्योंकि जैसे कि मैंने वेदों के बारे में बात की, तो वेदों के बारे में हमें डिटेल में स्लाइड लगे हुए हैं प्रॉपर, कुछ भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ रहेगा, राइट। बट यहाँ पे आपको कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखा है, वेदों में वर्बली आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। ठीक है। तो जिन बच्चों को ने ये क्लास की है,
रिक्वेस्ट कि वो क्लास सेकंड पहले कीजिएगा, ताकि आपके पास वेदों से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन हो। वेद हो गए, मनुस्मृति हो गया, है ना, सांख्य हो गए, सॉरी दर्शन हो गए, है ना, वेदांग भी हमने बात की थी वहाँ पे, ठीक, व्याकरण शिल्प, इन सबको लेकर, व्याकरण शिल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, राइट, इन सबको लेकर हमने बात की थी 6 के 6। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ बात की थी, अरण्यक हो गए, उपनिषद हो गए, इन सबको दोबारा इस क्लास में करना था, क्योंकि वह सभी पार्ट थे ऋग्वैदिक व्यवस्था के। क्योंकि जो वैदिक सभ्यता है वह वेदों पर ही आधारित है, पूरी व्यवस्था। वेद ही एक मुख्य स्रोत है वैदिक सभ्यता को समझने के लिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर दोबारा से वो चीज़ यहाँ पे रिपीट करनी थी, इसलिए जो एड ऑन था मैंने वही किया है, रिपीटेशन यहाँ पे नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे क्लास कर रहा है, आई रिक्वेस्ट कि वो क्लास नंबर 3rd भी, सॉरी 2nd भी करेगा, जहाँ पर आपको दिख जाएंगी चीज़ें एज इट इज, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत सही से कर रहे होंगे। सो थैंक यू वंस अगेन।